किस ऑर्डर के अगेंस्ट आए हैं आप? सर 20,000 रुपये महीने का हाँ। मेंटेनेंस अवार्ड हुआ है अच्छा, आगे। बच्चे के लिए, हाँ। उसके खिलाफ है। माननीय, मेरे द्वारा जब विचारण न्यायालय के समक्ष भरण पोषण की याचिका प्रस्तुत की गई तो पत्नी का मेंटेनेंस निरस्त कर दिया गया, बच्चे का 20,000 अलाउ किया गया। उससे व्यथित हैं आप? जी माननीय। पत्नी को नहीं मिला इसलिए व्यथित हैं आप? जी। तो आपको ज्यादा हो गया? जी, अमाउंट ज्यादा हो गया जी। तो मगर दोनों रेलवे में एम्प्लॉई हैं, पत्नी दोनों? दोनों। मेरा दूसरा सबमिशन ये है कि इन्होंने 12,300 रुपये महीना मांगा और कोर्ट ने इनको 20,000 रुपये महीना दिया। तो कोर्ट का पावर नहीं है? सब नहीं नहीं, पर सर जो मांगा नहीं। हाँ, बहुत सारे मामले ऐसे हैं कि जिन्होंने मांगा उसे ज्यादा मिल गया। सर, कोर्ट के पावर को तो मैं कह नहीं सकता कुछ भी। माननीय, छोटे से बयान है, थोड़ा पढ़ना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल। आवेदक क्रमांक 2 शुभ वर्तमान में मेरे साथ निवास कर रहा है और उसकी आयु लगभग 11 वर्ष है। हमारा पुत्र शुभ वर्तमान में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल रतलाम में कक्षा 4 में अध्ययनरत है। मैं अपने पुत्र शुभ की स्कूल की फीस देती हूँ जो वर्तमान में लगभग 27,500 वार्षिक होती है। सर इसको अगर 12 से करेंगे तो 2,300 रुपये महीना हुआ। इसके अतिरिक्त उसके स्कूल आवागमन, यूनिफॉर्म, किताबों का खर्चा अलग से होता है जो फीस के अतिरिक्त लगभग 5,000 रुपये प्रतिमाह होता है। एवं हमारा पुत्र शुभ मेरे साथ ही किराए के मकान में निवास करता है एवं शुभ के खाने पीने अन्य गतिविधियों में लगभग 5,000 रुपये खर्च होता है। तो कुल इन्होंने इस तरह से 12,300 रुपये महीना मांगा है। इसके अतिरिक्त मैं भी अपने ऊपर राशि व्यय करती हूँ जो लगभग 15 से 20,000 रुपये प्रतिमाह हो जाती है क्योंकि मैं रेलवे में नौकरी करती हूँ और मुझे कार्यालय आना जाना पड़ता है एवं गृह कार्य हेतु नौकरानी भी रखी है। पैरा 2, मुझे रेलवे विभाग से लगभग 47,000 रुपये महीना प्रतिमाह वेतन प्राप्त हो रहा है एवं इस वेतन से मेरा एवं मेरे पुत्र का गुजारा अच्छे से नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे साथ मेरे पुत्र की देखरेख करने के लिए मेरी माँ भी मेरे साथ रहती है जिसका खर्चा मुझे उठाना पड़ता है। मैं अपने पुत्र शुभ को अच्छे से पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ एवं स्कूल में प्रतिवर्ष फीस बढ़ जाती है। मुझे अपने एवं अपने पुत्र शुभ के भरण पोषण व्यय हेतु क्रमशः 30,000 रुपये एवं 20,000 रुपये प्रतिमाह, इस तरह कुल 50,000 रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता है जिसे देने के लिए अनावेदक सक्षम है। अनावेदक भी रेलवे विभाग में सीनियर यंत्री के पद पर मुंबई में पदस्थ है एवं अनावेदक को समस्त कटौती के बाद 74,500 रुपये वेतन प्राप्त होता है। अनावेदक का वेतन पत्रक प्रदर्श P1 है एवं मेरा वेतन पत्रक प्रदर्श P2 है। मुझे निश्चित रूप से नहीं मालूम कि फ्लैट में कौन रहता है, परंतु मैं 2-3 बार सोसाइटी में गई थी तो मकान में ताला लगा था एवं चौकीदार ने बताया कि फ्लैट में 3 लोग किराए से रहते हैं। इस तरह अनावेदक फ्लैट से भी आय अर्जित कर रहा है। क्रॉस देखें सर, मुझे रेलवे विभाग से मकान भाड़ा 2,425 रुपये प्राप्त होता है। मैं मकान किराया 20,000 रुपये प्रतिमाह देती हूँ। मैंने किराए का अनुबंध लिखित में किया है। यह सही है कि मैंने वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मकान का किराया 20,000 रुपये प्रतिमाह नहीं देती हूँ। यह सही है कि प्रतिमाह मुझे प्राप्त होने वाले वेतन में वृद्धि होती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 1,000 रुपये वेतन में वृद्धि होती है। यह बात सही है कि अनावेदक मुंबई के फ्लैट की मासिक किस्त 16,400 रुपये देता है एवं सोसाइटी को मकान के मेंटेनेंस हेतु 2,700 रुपये प्रतिमाह देता है। यह भी सही है कि अनावेदक महानगर पालिका मुंबई को मकान का टैक्स 800 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त देता है। यह कहना गलत है कि अनावेदक प्रतिमाह मकान की सफाई हेतु 1,000 रुपये व्यय करता है। पैरा 9 सर, यह कहना सही है कि अनावेदक पर अपने माता पिता का भी दायित्व है। यह कहना सही है कि अनावेदक नियमित रूप से अपने माता पिता को धनराशि देता है। स्वतः कहा कि अनावेदक की मां शासकीय सेवा में होकर आय अर्जित करती है। यह कहना गलत है कि मैं ऊपर प्रतिमाह 20,000 रुपये व्यय नहीं करती हूँ एवं मैंने घर में कोई नौकरानी भी नहीं रखी है। यह कहना गलत है कि मैं उभय पक्ष के पुत्र की पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों से 5,000 रुपये प्रतिमाह व्यय करती। इसके बाद सर 14 नंबर देखें, ये 13 नंबर देखें। यदि अनावेदक हमारे पुत्र शुभ को अपने साथ रखकर उसकी पढ़ाई लिखाई भरण पोषण करना चाहे तो भी मैं अनावेदक को पुत्र देने के लिए तैयार नहीं हूँ। यह बात सही है कि अनावेदक ने हमारे पुत्र की संरक्षा प्राप्ति हेतु न्यायालय में आवेदन भी दिया है। स्वतः कहा कि मैंने भी इसी तरह का आवेदन दिया है कि अनावेदक समय समय पर अपने पुत्र से मिल सकता है। इसके बाद सर काइंडली 15 जो आखिरी है वो देखें। यह सही है कि रेलवे विभाग मेरे पुत्र की शिक्षा हेतु 3,000 रुपये देती है। स्वतः कहा कि मुझे अपने पुत्र को और अधिक अच्छे स्कूल में पढ़ाना है। तो सर इस तरह से इस सारी का कैलकुलेशन करेंगे तो इनको 5,425 रुपया रेलवे से मिलता है पुत्र की शिक्षा और मकान भाड़े के लिए और 12,300 रुपये इन्होंने मांगे हैं।
ये 5,000 कहते 3,000 ये हो गया, और जी 5,400 कैसे होगी? हाँ, 5,425, 2,425 जो है भाड़ा, और 3,000 रुपये महीना बच्चे की एजुकेशन का, ऐसा इनको 5,425 रुपये मिलते हैं। तो मेरा निवेदन ये था सर कि इस तरह से जो बाइफरकेशन करने के बाद नतीजा आता है, इसके हाथ में अगर 20,000 रुपये हमारे से दिलाए जाए, 5,000 रुपये वो, 25,000 रुपये महीना आता है, और 47 से 50,000 रुपये महीने की इसकी खुद की आमदनी है, और कोई लाइबिलिटी नहीं है सिवाय बेटे के। अच्छा सर, इसकी लाइबिलिटी के बारे में कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने 2017 में, आप देखें सर जजमेंट के, डिस्कस किया है। बोलिए। जी, आवेदिका श्रीमती रानी वर्मा आशा एक ने अपने मुख्य परीक्षण में ही स्वीकार किया है कि वह रेलवे विभाग में शासकीय सेवा में है तथा उसे 47,000 रुपये प्रति माह वेतन प्राप्त होता है, और प्रति परीक्षण के पैरा 11 में यह भी स्वीकार किया है कि इसी न्यायालय द्वारा उसके द्वारा आवेदक के प्रति क्रूरता कारित करने एवं अभित्यजन के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री पारित की जा चुकी है। साथ में यह भी कहना है कि उसने अपील प्रस्तुत कर रखी है जो लंबित है। इसके अलावा यह भी आवेदिका ने अपने संपूर्ण मुख्य परीक्षण में एक भी तथ्य ऐसा नहीं बताया है कि वह किस कारण अनावेदक से पृथक होकर रह रही है। इसलिए आवेदिका जो बिना किसी कारण के अनावेदक से पृथक रह रही है और स्वयं शासकीय सेवा में होकर 47,000 रुपये महीना प्रतिमाह की आय अर्जित कर रही है, इसलिए वह अनावेदक से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं है। अब सर, इस संबंध में जो मजिस्ट्रेट महोदय ने जो कैलकुलेशन किया, उसमें उनको ये देखना था कि जो क्लेमेंट है, जो प्रार्थी है, उनकी आय कितनी है, और उसको उसमें एडजस्ट करने के बाद वो अपना निर्णय लेने के लिए मजिस्ट्रेट महोदय इम्पावर्ड है। साथ ही सर उसमें यह भी कहा है कि ये मैं पेश कर रहा हूँ कि लग्जरियस लाइफ के लिए भरण पोषण नहीं है। भरण पोषण आपको अपनी वेग्रेंसी को दूर करने के लिए मिलता है, जो कि मैंडेटरी, मतलब जो जरूरी है। अब सर इन्होंने अभी रिसेंट बलेनो खरीदी है, दे आर एंजॉयिंग लग्जरियस लाइफ, और हमसे मेंटेनेंस मांग रहे हैं। और कुछ सर इसके अलावा ये खुद भी आया है, इसकी स्थिति को 1-2 मिनट आप सुन लें तो। नहीं, बिल्कुल नहीं सुनेंगे जी। व्हाट फॉर यू आर हियर? जी जी। आफ्टर स्पेंडिंग सच टाइम एंड यू नहीं, सर। दैट ही शुड बी हियर। जी। आई एम सिटिंग हार्डली हियर। जी जी हाँ जी हाँ। अब सर इसके बाद जो स्थिति है वो ये है कि आज रानी वर्मा को करीब 25,400 मिल रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन जो करबद्ध है वो ये है कि इसको सर रिड्यूस करके रीजनेबल किया जाए, या जितना मांगा है उतना दिया जाए। नेक्स्ट। जी मैम। माननीय सर्वप्रथम मेरे द्वारा 125 का जो आवेदन प्रस्तुत किया गया, उसमें मेरे द्वारा राशि रुपए 50,000 की मांग की गई मेरे व मेरे पुत्र के लिए। इसमें माननीय इन्होंने जो अभी कथन पढ़ के बताया, उन कथनों में भी जो रानी वर्मा के कथन हुए हैं, तो उसमें इन्होंने पैरा नंबर 3 में स्पेसिफिक बताया कि मैं अपने पुत्र शुभ को अच्छे से पढ़ाकर बड़ा आदमी बनाना चाहती हूँ एवं स्कूल में प्रतिवर्ष फीस बढ़ जाती है। मुझे अपने पुत्र शुभ भरण पोषण हेतु क्रमशः 30 और मुझे 20,000, इस प्रकार कुल 50,000 रुपए चाहिए। अब माननीय इनके आय के संबंध में, ये रेलवे में इंजीनियर हैं, और आपने अपनी आपका ऐसा कहना है कि जो आपने मांगा था उससे ज्यादा का ऑर्डर हो गया, सही है? नहीं, गलत, टोटली रंग माननीय। मैंने 50,000 रुपए मांगे, मुझे 20,000 ही मिले, और 50,000 का मेरा आवेदन है, और मेरे पैराग्राफ नंबर अपने कथन के 3 में स्पेसिफिक बताया कि मुझे 50,000 रुपए में 20। हाँ ठीक है, और कुछ? अब माननीय इनका जो कथन हुआ, इनके कथन का पैराग्राफ नंबर 7 किसका? सुनील जी का, माननीय अनावेदक का। अब आपने फाइल किया? हाँ माननीय, मेरे इसमें फाइल है 77.1 में। हाँ, दोनों में फाइल है हमारे। किस पेज पे है? 77 में किस पेज पे? 77 में है, पेज नंबर 32 माननीय, पेज नंबर 32। हाँ, सुनील वर्मा जी माननीय। 32 माननीय, पैराग्राफ नंबर 7। जरा 7 माननीय, ऊपर का ही पैरा। फरवरी 2022 में मेरा वेतन 90,000 रुपए बना है।
तो इनका जो फरवरी का वेतन था वो माननीय 90,000 था। अब इस संबंध में माननीय जो विचार न्यायालय की फाइंडिंग आई है कि मुझे क्यों नहीं दिया, तो मुझे 2 कारणों से नहीं दिया। एक, मैं इनसे बिना किसी कारण के दाम्पत्य जीवन का निर्वाह नहीं करने के कारण मेरा तलाक हुआ। सेकंड कि मैं आय अर्जित कर रही हूँ माननीय। तो यहाँ पे तकनीकी बिंदु ये आता माननीय कि मेरा इनसे तलाक हो गया था। तलाक होने से जो बाद में साथ रहने की बात है वो खत्म हो जाती माननीय। इस संबंध में विस्तृत जो है नितिन शर्मा विरुद्ध सुनीता शर्मा का जजमेंट भी माननीय कि अगर तलाक हो गया है तो साथ रहने की बात को समाप्त करते हुए भरण पोषण की राशि देनी माननीय। और इसी के संबंध में माननीय दूसरा जो ऑब्जेक्शन जजमेंट पे अपना किसकी तरफ से दिया है, किस आइटम में दिया और पैरा? जी माननीय। हाँ लिख दीजिए। हाँ, आपको नहीं मिला इससे व्यथित हैं आप? जी लड़की हाँ। को ज्यादा मिला ये इधर इससे से व्यथित ही है। हाँ। और सेकंड बात माननीय कि मैं तनख्वाह अर्जित कर रही हूँ, इस कारण से मुझे नहीं दिया जाए। तो इसमें माननीय विस्तृत जजमेंट है रजनीश वर्सेस नेहा का, पेज नंबर 42 पे। यदि पेज नंबर और पैरा दोनों? जी माननीय आय इनकम भी है तो भी अपनी लाइबिलिटी से मुक्त नहीं हो सकते ये, और इनको पेमेंट देना पड़ेगी। थर्ड माननीय कितना देना है, इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय का 60% तक की राशि उन्होंने दिलवाई है माननीय एक केस में। तो इनकी कुल वेतन 90,000 थी, तो मुझे लगभग 45,000 हम दोनों को कम से कम मिलना था माननीय। और कुछ?